आप सभी को प्रणाम। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने बीएससी फाइनल ईयर की लास्ट क्लास में कुछ थ्योरम्स कंप्लीट कर ली थी। अपने एक लास्ट जो थ्योरम की थी उसमें किया था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई फलन अवकलनीय है, तो वो संतत भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। ये अपन ने लास्ट क्लास में अपन इस थ्योरम को प्रूव किया था। तो इसमें तीन कंडीशन थी। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, अवकलनीय है तो संतत तो होगा ही होगा, ये तो जरूरी है। लेकिन अगर कोई फंक्शन संतत है तो अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये अपन ने लास्ट क्लास में प्रूव कर लिया था। ठीक है, तो इस क्लास से अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषक फलन। एनालिटिक फंक्शन है विश्लेषक फलन। इस क्लास से स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि आज YouTube पर डेमो क्लास की लास्ट क्लास है। इसके बाद YouTube पर कोई क्लास नहीं होगी। इसके बाद जो भी क्लासेस होगी वो एप्लीकेशन पर होगी। अपने कोचिंग का ऐप है जो प्ले स्टोर पर एनसा के नाम से अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाइए, एनसा ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये डेमो क्लास है जो लास्ट है आज YouTube पर। इसके बाद कोई भी डेमो क्लास YouTube पर नहीं होगी। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और अब स्टार्ट करते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक से जिसका नाम है विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन। अपना ये टॉपिक है। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अपन पढ़ रहे थे विश्लेषिक फलन। अपने जो इसका चैप्टर का नाम है वही है विश्लेषिक फलन और वो यहां से स्टार्ट होता है। लेकिन अभी तक क्या पढ़ रहे थे अपन? अभी तक जो पढ़ रहे थे वो सम्मिश्र फलन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की सीमा पढ़ी अपन ने, अवकलनीयता पढ़ी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी, कंटिन्यूटी पढ़ी। ठीक है, उस पे कुछ थ्योरम्स कंप्लीट की। तो वहां से अपन ने क्या सीखा? अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, तो वो 100% क्या होगा? संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? ठीक है, बस इन जो मैं लाइंस आपको बता रहा हूं उनको माइंड में रखो, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है, अवकलनीय दे रखा है, तो वो 100% संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 100% उसकी सीमा मौजूद होगी, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये पेयर्स है जो चलते हैं। अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, तो वो संतत होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। अगर वो कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट मौजूद होगी, सीमा मौजूद होगी। बट अगर कोई फंक्शन संतत है, कंटिन्यूअस है, तो वो अवकलनीय, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये अपन ने लास्ट थ्योरम में प्रूव किया था। क्लियर बात है? फिर से रिपीट करता हूं, अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है तो संतत होगा, यानी कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस 100% होगा, कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट भी मौजूद होगी। अब इन तीनों से बड़ा एक फंक्शन आता है, एक फलन आता है जो अपने चैप्टर का नाम है, उसका नाम है विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन। क्या है? विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन। पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं और फिर समझते हैं कि है क्या ये। डेफिनेशन देखो, ए फंक्शन w बराबर fz इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन इन इट्स डोमेन D, in its domain D if it is differentiable at every point of domain its domain D। एक फलन विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि वह अपने प्रांत के, अपने डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। क्या हो? अवकलनीय हो। इस लाइन से कुछ समझ में आया? डेफिनेशन से अपने को क्या समझ में आया कि कोई फंक्शन विश्लेषिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन तभी होगा जब पहले वो क्या होना चाहिए? अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होना चाहिए, अपने डोमेन के एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो मैंने ये लाइन लिखी ना। अब देखो इसको थोड़ा सा सुधारते हैं अपन। अब मैं लिखता हूं यहां पे, कैसे लिखता हूं? विश्लेषिक फलन। इस एक लाइन से कंप्लीट अब तक जो पढ़ा है अपन को समझ में आ जाएगा। इस छोटी सी लाइन से विश्लेषिक फलन यानी कि एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है,
यहां पे आएगा अवकलनीय, क्या आएगा? अवकलनीय, डिफरेंशिएबल। यहां पे आएगा संतत, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और यहां पे आएगी लिमिट, सीमा। अब इन चार चीजों को समझो। यहां तक तो मैंने अभी बताया कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई फलन अवकलनीय है, तो वो 100% कंटिन्यूअस होगा, 100% संतत होगा। अगर कोई फंक्शन संतत है तो 100% उसकी लिमिट्स मौजूद होगी, उसकी सीमाएं एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है? अब इन तीनों के ऊपर कौन आ गया? विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है तो वो 100% डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल है तो संतत भी होगा, संतत होगा तो लिमिट भी मौजूद होगी। यानी कि किसी फंक्शन के विश्लेषिक होने के लिए क्या जरूरी है? अवकलनीय होना जरूरी है, डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। क्लियर है? अब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस भी होगा और लिमिट्स भी मौजूद होगी। तो ये बात अपने को याद रखनी है बस। और अब तक कुछ नहीं पढ़ा अपन ने, सिर्फ ये चीजें ही पढ़ी है। कल लास्ट क्लास में इनके ऊपर थ्योरम्स की थी अपन ने। पहले अपने को संतत दिया था, संतत से अवकलनीय प्रूव किया। फिर जो अगली थ्योरम थी उसमें अवकलनीय दिया था, अवकलनीय से संतत प्रूव किया। और फिर ये प्रूव किया कि संतत होते हुए अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये जरूरी नहीं है। ठीक है? तो अब पहले आप इसको डेफिनेशन को लिखो। हेडिंग लिखेंगे एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन, और डेफिनेशन लिखेंगे। इंग्लिश में ये है, हिंदी में ये है। उसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध। जो अपना अगला टॉपिक है वो क्या है? किसी फलन W बराबर FZ के लिए विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, द नेसेसरी कंडीशन ऑफ फंक्शन FZ टू बी एनालिटिक। वो क्या होता है? वो होता है कॉची-रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करे, कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। कॉची-रीमान इक्वेशन क्या होती है? ये होती है अपनी कॉची-रीमान इक्वेशन, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, ठीक है? उसके बाद ये लिखेंगे आप जो मैंने यहाँ पे लिखा है नीचे, और उसके बाद हेडिंग लिखेंगे फलन W बराबर FZ के विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। और इस क्लास में अपन इस प्रतिबंध को, इस ये थ्योरम है, इसमें जो थ्योरम है इसको सेटिस्फाइड करने के लिए 3.7.2 थ्योरम, उसको अपन क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे। उसी थ्योरम से ये क्लियर होगा, कंप्लीट होगा। तो पहले डेफिनेशन लिखो, फिर वो लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, फिर इसको अपन प्रूव करेंगे। जल्दी उतारो, फिर इसको प्रूव करते हैं।
तो अपन ने क्या पढ़ा था अभी अपन ने उसकी एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन लिख ली थी, विश्लेषक फलन की परिभाषा लिख ली थी। और एनालिटिक फंक्शन होने के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध जो मैंने बताया था वो क्या बताया था, कॉची-रीमान इक्वेशन। कॉची-रीमान इक्वेशन बताई थी, इसकी दो समीकरण होती है ये कि ये जो कोई भी फंक्शन एफ जेड है वो इस कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, और ठीक है, तभी वो क्या होता है, विश्लेषिक फलन होता है। आवश्यक प्रतिबंध ये अपन ने अभी लिख लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले इस थ्योरम को, उसको जो अपना है कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए अपने को एक थ्योरम दे रखी है पेज नंबर 50 पे, थ्योरम नंबर 3.7.2। तो सबसे पहले मैं थ्योरम बोल रहा हूं, आप थ्योरम लिखिए, उसके बाद उसके प्रूफ को करेंगे, अपन प्रूफ को करेंगे और समझेंगे। तो सभी थ्योरम लिखिए, लिखो थ्योरम 3.7.2। पहले हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, फलन एफ जेड इज इक्वल टू, फलन एफ जेड बराबर, ये लिखना है अपने को, फलन एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। फलन एफ जेड का मान अपने को थ्योरम में ये दे रखा है, तो आप लिखेंगे फलन एफ जेड बराबर ये, इतना लिखो। उसके बाद मैं बोल रहा हूं, फलन एफ जेड बराबर यू ब्रैकेट एक्स वाई प्लस आयोटा वी ब्रैकेट एक्स वाई के किसी प्रांत डी में, के किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि फलन एफ जेड बराबर यू ब्रैकेट एक्स वाई प्लस आयोटा वी ब्रैकेट एक्स वाई के किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि, आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u तथा v, उस प्रांत में u तथा v कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हो। उस प्रांत में u तथा v, जो ये u है ना, u और v, ये कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हो, कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हो। अब इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, the necessary condition that a function fz, the necessary condition that a function fz is equal to u bracket xy plus iota v bracket xy। बोर्ड पे लिख रहा है, यहां से लिख लो, fz is equal to u bracket xy plus iota v bracket xy to be a analytic function, to be a analytic function in a domain D, in a domain D, in a domain D is that in D, is that in D u and v satisfy the Cauchy-Riemann equation, satisfied the Cauchy-Riemann इक्वेशन। ये अपनी थ्योरम है 3.7.2। तो थ्योरम लिखने के बाद आप लिखेंगे कॉची-रीमान इक्वेशन, और नीचे क्या लिख देंगे, ये वाला, ये कंडीशन अपन लिख देंगे। अपने को ये प्रूव करनी है इस फंक्शन से, ठीक है। तो एक बार इसको लिखो, फिर मैं प्रूफ को समझाता हूं, फिर आप इसके बाद इसको उतारिएगा। इसको लिखो, कॉची-रीमान इक्वेशन को, इनको लिख लो, और फिर मैं इसको समझाता हूं। जल्दी लिखो। लिख लिया। अब देखो, अपन कर रहे हैं प्रूफ, व्युत्पत्ति कर रहे हैं, हल कर रहे हैं इसका। तो मैं मानता हूं लेट फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी, जो एक्स वाई है वो एक एनालिटिक फंक्शन है। क्या है वो? एक एनालिटिक फंक्शन है, एक विश्लेषिक फलन है। ये अपन ने मान लिया। भाई कंडीशन किसके लिए सेटिस्फाइड करवा रहे हैं कि कोई फंक्शन एफ जेड विश्लेषिक फलन कब होगा? जब वो कॉची-रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करे। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे अपन एक फंक्शन मानेंगे एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई।
क्या मानेंगे उसको, एनालिटिक मानेंगे, एक विश्लेषिक फलन मान लेंगे अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से। क्लियर है? तो मैंने मान लिया कि माना फलन एफ जेड इज इक्वल टू ये एक विश्लेषिक फलन है। अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन लिखी थी कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये अभी लिखा था मैंने। क्लियर है? जब अपन ने फंक्शन एफ जेड को एनालिटिक मान लिया, विश्लेषिक फलन मान लिया, तो वो क्या होगा, अवकलनीय 100% होगा। भाई विश्लेषिक होने की फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ही यही है कि अगर कोई फंक्शन विश्लेषिक है, एनालिटिक है, तो वो डिफरेंशिएबल 100% होगा। क्या होगा, 100% होगा। तो अपन ने एनालिटिक मानना है, विश्लेषिक फलन मानना है, तो 100% क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा। तो क्या माना, एफ जेड इज इक्वल टू ये एक विश्लेषिक फलन है, सो फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन डी। इसीलिए फलन एफ जेड अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा, 100% होगा। जब विश्लेषिक माना तो क्या होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, अब देखो, देन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता की परिभाषा से, अवकलनीयता की कंडीशन क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, यही तो होता है, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। यही तो होता है डिफरेंशिएबल अवकलनीयता की जो परिभाषा से जो फॉर्मूला अपना निकल के आता है, वो यही तो कंडीशन निकल के आती है। तो अवकलनीयता की परिभाषा से लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब अपना एफ जेड क्या है, इधर देखो, ये है अपना एफ जेड। इसको उठा के कहाँ रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। देखो एक्स जेड की जगह एक्स प्लस डेल एक्स, क्योंकि डेल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये डेल जेड आ रहा है, तो सब जोड़ दिए मैंने। यार ये इसकी जगह मैंने इस कंप्लीट को लिख दिया। आप भी इसी को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट, अब मैंने यहाँ पे लिखा है डेल एक्स टेंड्स टू 0 और डेल वाई टेंड्स टू 0। मैंने ये क्यों लिखा, अपन पीछे वाली थ्योरम्स कर रहे थे। भाई जेड क्या होता है, समिश्र संख्या क्या होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डेल जेड क्या होगा, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, यही तो होगा। भाई डेल एक्स जेड क्या होगा, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। अब जब डेल जेड टेंड्स टू 0 है, तो इसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी किसके टेंड्स टू जाएगा, 0 के। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स टेंड्स टू 0 और डेल वाई टेंड्स टू 0। या तो इसको अकेले को लिखो या इसके स्थान पर ही दोनों आएंगे। तो मैंने इसके स्थान पर दोनों लिखे। अभी दोनों क्यों लिखे, मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालनी हो, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना हो, डिफरेंशिएबल प्रूव करना हो, या अब एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना हो, विश्लेषिक प्रूव करना हो, तो अपने को पता है समिश्र जो फलन होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, उसमें कुछ फिक्स दो रास्ते तो होते नहीं। जैसे अपन ने रियल फंक्शन में, वास्तविक फलन में होते हैं अवकलनीयता या संतत या कंटिन्यूअस, जो भी प्रूव करने के लिए अपन दो रास्तों से, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं। जो समिश्र तल होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, उसमें किसी भी तरफ से अपन आ सकते हैं उसको प्रूव करने के लिए। और मैंने आपको सबसे अच्छा रास्ता कौन सा बताया था, कि अपन अक्षों के साथ आए, या तो एक्स अक्ष के सापेक्ष आए या वाई अक्ष के साथ आए। क्लियर है? तो मैंने इस दोनों को क्या लिया, यहां से अपन आएंगे एक्स अक्ष के सापेक्ष, और यहां पे कैसे आएंगे, वाई अक्ष के सापेक्ष। तो डेल जेड को मैंने लिख दिया डेल एक्स टेंड्स टू 0 और डेल वाई टेंड्स टू 0। क्लियर है? ये इसका फॉर्मूला यहां से लिख दिया मैंने। आप पहले इसको उतारो, फिर इसको आगे प्रूव करेंगे। इसको जल्दी उतारो, फिर प्रूव करते हैं इसको।
उतार लिया, उतार लिया तो इसको रफ करते हैं, फिर इसको करते हैं प्रूफ। लास्ट इक्वेशन अपनी क्या आई थी भाई? लास्ट इक्वेशन जो अपनी आई थी अभी, वो क्या आई थी देखो, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो और डेल वाई टेंस टू जीरो। और यहां पे जो आया था अपना, वो आया था यू एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई। ठीक है, ये एफ जेड प्लस डेल जेड की जगह लिखा है, बीच में क्या था अपने पास माइनस, माइनस क्या आ जाएगा यू एक्स वाई माइनस आयोटा वी एक्स वाई, आयोटा वी एक्स वाई। ठीक है, और नीचे क्या आया था, नीचे अपने पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी डेल जेड की वैल्यू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। अभी बताया था मैंने आपको जेड इज इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डेल जेड क्या हो जाएगा डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, वही लिखा है, क्लियर है। ठीक है, देखो अब इसको प्रूव करते हैं। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल एनालिटिक, ठीक है, विश्लेषिक लिमिट निकालने के लिए सबसे बेस्ट रास्ते क्या, दो रास्ते, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे भी दो है एक्स और वाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एफ जेड है वो डेल टेंस टू जीरो कौन से अक्ष से आ रहा है, एक्स अक्ष से अग्रसर है। क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट करते हैं, इफ डेल जेड टेंस टू जीरो अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कौन से अक्ष से अग्रसर है, एक्स अक्ष से अग्रसर है। अब देखो ये होते हैं अपने अक्ष, अगर एक्स अक्ष से अग्रसर होगा तो एक्स वाई का क्या मान होगा, वहां पे डेल वाई का क्या मान हो जाएगा जीरो। अगर एक्स अक्ष से अग्रसर है तो डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, साफ तरीके से जीरो, क्या हो गया जीरो। तो अभी डेल वाई कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे अपन, रखो, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। सबसे पहले फंक्शन का मान रख दिया, सिर्फ दो रास्ते चुनो, पहले एक्स अक्ष के सापेक्ष फिर वाई अक्ष के सापेक्ष। एक्स अक्ष के अलोंग आएंगे तो डेल वाई क्या जीरो, डेल वाई का मान यहां रख दो, बस रखते हैं चलो। तो ये हो जाएगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट, किसके अलोंग आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो डेल वाई क्या हो जाएगा जीरो। रखो यू एक्स प्लस डेल एक्स ब्रैकेट वाई, डेल वाई की जगह जीरो तो हट जाएगा, प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स ब्रैकेट वाई। क्लियर है, आगे देखो बीच में क्या है माइनस यू एक्स वाई, यू एक्स वाई माइनस आयोटा वी एक्स वाई। क्लियर, ठीक है। अपोन में क्या है, अपोन में क्या है अपने पास, डेल एक्स बचेगा क्योंकि डेल वाई का मान क्या हो जाएगा जीरो, डेल वाई का मान क्या हो जाएगा जीरो, तो सिर्फ क्या बचा डेल एक्स। अब यहां से आयोटा वालों को अलग कर लो,
और रियल वालों को अलग कर लो, यानी कि रियल पार्ट को अलग कर लो और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो। करें तो ये हो जाएगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 यू, ये रियल वाला पार्ट है, इसको अलग ले लेते हैं वाई, ये आयोटा वाला है नहीं लेंगे, ये रियल वाला है, माइनस यू एक्स वाई, माइनस यू एक्स वाई प्लस आयोटा वाई। यहां एक काम करते हैं, रियल वाले पार्ट के साथ इसको अलग ले लेते हैं, ठीक है, लिमिट को अलग ले लेते हैं। रियल पार्ट थे दोनों ये और ये, इसके साथ लिमिट को अपन ने अलग ले लिया, बीच में फिर प्लस लगाएंगे, फिर लिमिट लगाएंगे, डेल एक्स टेंस टू 0। अब ले लेते हैं आयोटा वाले, कौन से पार्ट ले लेते हैं, आयोटा वाले, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस आयोटा दोनों से कॉमन ले लो वी एक्स वाई अपॉन हो जाएगा डेल एक्स, अपॉन क्या हो जाएगा डेल एक्स, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे v है, क्या है ये v। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं होनी चाहिए ना। आयोटा ले लिया अपन ने बाहर, इस आयोटा को इधर ले लेते हैं बाहर अपन, इधर ये रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। अब एक फॉर्मूला होता है, एक तथ्य होता है, वो क्या होता है देखो, बिकॉज एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये लिमिट दे रखी हो तो इसमें जो अवकलन होता है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, एच के सापेक्ष, और किसका हो रहा है, एफ का। तो इस वाले कंप्लीट को अपन जब लिख सकते हैं वो यहां पे लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एच, क्या लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एच। इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको डेल एफ अपॉन डेल एच भी लिख सकते हैं। क्लियर है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना, ये बिकॉज लगा के, ये फॉर्मूला है, ये काम आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या था एफ, तो वहां पे क्या आया एफ, नीचे एच था तो क्या आया एच, यहां पे क्या है ऊपर u, नीचे क्या है x। तो इस कंप्लीट को क्या लिख देंगे अपन, रियल वाले क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे अपन डेल u, क्या है u अपॉन नीचे क्या है x, तो डेल x, डेल u अपॉन डेल x। क्लियर, प्लस क्या है आयोटा, इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे ऊपर क्या है v, डेल v, नीचे क्या है x, तो डेल x। तो एफ डैश जेड, एफ डैश जेड क्या आया, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, यहां तक उतारो। अभी एक्स एक्सिस के अलोंग आए हैं, एक्स अक्ष की ओर से अग्रसर हुए हैं। अभी सेकंड केस क्या होगा, जब वाई अक्ष से अग्रसर हो। पहले इसको उतारो, फिर वाई अक्ष वाले को करते हैं, फिर इसको प्रूव करते हैं। जल्दी उतारो इसको। आपको तो बस दो ही चीजें याद रखनी है। अगर कोई फंक्शन विश्लेषिक फलन है, एनालिटिक फंक्शन है, तो डिफरेंशिएबल भी होगा, अवकलनीय भी होगा और संतत भी होगा, लिमिट भी मौजूद होगी। और सेकंड क्या, प्रूव करने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अलोंग आ जाओ, ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। ठीक है, दो चीजें याद रखो बस। जल्दी उतारो इसको।
थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे इसमें। अब वो क्या करेंगे, देखो अभी किसके अलोंग आए थे, एक्स एक्सिस के, अब किसके अलोंग आएंगे, वाई एक्सिस के, किसके, वाई के। तो यहाँ पे कौन जीरो हो जाएगा, डेल एक्स जीरो हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डेल एक्स। तो यहाँ पे जहां भी डेल एक्स है वहां क्या लगा दो, जीरो लगा दो बस। तो एक्स डेल एक्स जीरो ब्रैकोमा वाई प्लस डेल वाई, ठीक है, प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई माइनस आयोटा वी एक्स वाई अपॉन नीचे क्या बचेगा सर, अब देखो ये जीरो तो क्या बचेगा, आयोटा डेल वाई। नीचे क्या बचा, आयोटा डेल वाई। जैसे पहले किया, रियल को अलग कर लो, इमेजिनरी को अलग, वास्तविक भाग को अलग कर लेंगे, काल्पनिक भाग को अलग। कैसे करेंगे, ये वास्तविक है, ये वास्तविक है, ये काल्पनिक, ये काल्पनिक। तो ये हो जाएगा यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू कोमा एक्स वाई प्लस, दोनों लिमिट्स को अलग कर लेंगे ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेल वाई टेंस टू जीरो, डेल वाई टेंस टू जीरो अपॉन क्या बचेगा, आयोटा डेल वाई प्लस लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो। आयोटा इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, आयोटा आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, वी एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन बचेगा आयोटा डेल वाई। क्या बचेगा, आयोटा डेल वाई। क्लियर है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अब इसी फॉर्मूले से करेंगे ना, तो इसका क्या बनेगा अपने पास, एफ डैश जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल यू अपॉन किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, वाई। और यहाँ पे क्या है, वन अपॉन आयोटा बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा डेल वाई। क्या हो जाएगा, डेल वाई। यहाँ पे आयोटा है ना तो बाहर आ जाएगा वन अपॉन आयोटा प्लस यहाँ पे क्या है, आयोटा, और ये आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हटा दो, ऊपर आयोटा नीचे आयोटा, तो सिर्फ क्या बचेगा, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई। क्लियर है। इस फॉर्मूले से ये अपन ने बना दिया। अब यहाँ पे आयोटा आ रहा है नीचे, नीचे आयोटा रखना नहीं है, क्या करेंगे, अगर मैं ऊपर नीचे इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, इसको देखो ये आ रहा है वन अपॉन आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। यह वन अपॉन आयोटा है, इसको हटाएंगे तो ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर दूं भाई, आयोटा से आयोटा कट जाएगा तो वन अपॉन आयोटा बचेगा। आयोटा घटाने के लिए आयोटा आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करते हैं ना, वही किया। ऊपर क्या हो गया, आयोटा, नीचे क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या बचेगा, खाली माइनस आयोटा। क्या बचेगा, माइनस आयोटा। तो ये हो गया एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। इसको डाल दो इक्वेशन सेकंड। क्या डाल देंगे इसको, इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से सुनो, वही लाइन फिर से रिपीट करता हूं कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, विश्लेषिक है, तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा। यानी कि किसी भी रास्ते से आए, किसी भी एक्सिस से, किसी भी पॉइंट से अपन मूल बिंदु की तरफ, ओरिजिन की तरफ आए, लेकिन सभी रास्तों से जो वैल्यू मिलेगी अपने को, जो लिमिट्स मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी, वो सेम मिलेगी, यानी कि अद्वितीय मान मिलेगा। केवल वन सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली फॉर वन सॉल्यूशन। तो अपन चाहे एक्स एक्सिस से आए हो, चाहे अपन आए हो वाई एक्सिस से, जो एफ डैश जेड है उसकी वैल्यू दोनों रास्तों से सेम मिली। दोनों केसों में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो अवकलनीय होगा। यानी कि अवकलनीय की कंडीशन क्या है कि किसी भी रास्ते से मूल बिंदु की ओर अग्रसर हो तो वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, सेम मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। इस फॉर्मूले को, इसको यहां कर देते हैं अपन, ठीक है, ये y है, तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वेशन सेकंड। किससे, डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा से लिख लेना। ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, याद है क्या, इक्वेशन फर्स्ट थी डेल u अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x। इक्वेशन सेकंड क्या है, डेल v अपॉन डेल y माइनस आयोटा डेल u अपॉन डेल y। ठीक है।
अब रियल पार्ट के बराबर होगा। कैसे, मैं बताता हूं। अगर कोई दो सम्मिश्र संख्या इक्वल हो, दो सम्मिश्र संख्या इक्वल हो तो उनके वास्तविक भाग के यानी कि रियल पार्ट के और काल्पनिक भाग के बराबर होते हैं। तो a बराबर क्या होगा, c, और b बराबर क्या होगा, d। तो उसी तरह सेम यहाँ पे डेल u अपॉन डेल x किसके बराबर होगा, डेल v अपॉन डेल y के, और डेल v अपॉन डेल x किसके बराबर होगा, माइनस डेल u अपॉन डेल y के। और यही थी अपनी कॉची रीमान इक्वेशन, ध्यान से देख लेना, और यही अपने को प्रूव करना था। ये अपनी थ्योरम है 3.7.2 कि कोई फंक्शन अगर विश्लेषिक फलन है तो वो कॉची रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, 100% करेगा। ये अपन ने प्रूव करके दिखा दिया। अपन ने शुरुआत में क्या की थी, फिर से रिपीट कर देता हूं कंप्लीट थ्योरम को। अपन ने एक फंक्शन लिया fz u ब्रैकेट xy प्लस आयोटा v ब्रैकेट xy, इसको अपन ने विश्लेषिक मान लिया। अब कोई विश्लेषिक होता है, एनालिटिक होता है, तो डिफरेंशिएबल भी होता है, अवकलनीय भी होता है। तो अवकलनीय भी था, अवकलनीयता की परिभाषा लिखी, उसमें fz की वैल्यू रख दी। वैल्यू रख के दो रास्ते, फर्स्ट x एक्सिस, सेकंड y एक्सिस, दोनों से दो समीकरण आई। अब कोई फंक्शन अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सिंगल वैल्यू मिलेगी, वन सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि किसी भी रास्ते से आए इक्वल वैल्यू मिलेगी। तो इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू क्या होगी, इक्वेशन सेकंड, दोनों को बराबर रखा, तुलना की, तो ये अपने को कॉची रीमान इक्वेशन मिल गई। यहां लिख देंगे हैंड्स प्रूव इति सिद्धम। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है। एक बार फिर से बता देता हूं, ये YouTube पर आज लास्ट क्लास थी। इसके बाद सभी क्लासेस एप्लीकेशन पर होगी, तो जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए एनसा ऐप और पढ़ना स्टार्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।